बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज से हमने जनरल नॉलेज को स्टार्ट करना है। जीके आपको पता है कि पहले मैंने इतना इस पे कभी जोर नहीं दिया था। हम आमतौर पे पीपीएससी और एफपीएससी को जो आपके सब्जेक्ट वाइज कंटेंट होता था ना, आप में इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसके बाद इस्लामियात है, हमारे पास है, पाक स्टडी थी, जियोग्राफी थी और कंप्यूटर साइंस। ये जो 5-6 सब्जेक्ट्स हमारे थे, इन पे हम ज़्यादा फोकस करके यहीं से पीपीएससी के और एफपीएससी के पेपर पास करते थे। अब चूंकि बहुत से बच्चों की ख्वाहिश थी कि हमें जीके भी साथ करवाया जाए, ताकि जीके के जो हमारे जो है ना कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो उनको भी आप डिटेल के साथ, जिस तरह से हमने पहले स्टोरी टाइप में इंग्लिश और इस्लामियात, मुतालिक पाकिस्तान, जियोग्राफी वगैरह कंप्लीट किया है, तो अगर हमारा जीके भी साथ जो है ना कवर हो जाए, तो इंशाल्लाह हमारा जो है ना मजीद जो है ना जो पीपीएससी और एफपीएससी में हमारा जो ग्रेड्स हैं बेहतर आ सकते हैं। तो अब जी हमने जीके को भी कोशिश करनी है कि एक स्टोरी की तरह इसको कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज जीके का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है ना इसका कंटेंट बता दूं। कोर्स हमने जीके का जो है जनरल नॉलेज कैसे हमने करना है, इसको हम एक ऊपर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टोरी की तरह। सबसे पहले हम स्काई यानी कि आसमान की तरफ जाएंगे, आसमान से आप नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आसमान बनाया गया था, ठीक है। आसमान से ऊपर नीचे फिर हम स्पेस की तरफ आएंगे, फिर अर्थ यानी कि ज़मीन के ऊपर आएंगे, और ज़मीन के ऊपर फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स के वाले से जो आपका जीके बनता है, यही आपका हम इसको एक तरतीब के साथ इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो है ना जीके के वाले से फर्स्ट लेक्चर है जी। तो फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं जी, आपकी कायनात कैसे वजूद में आई थी, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास वो बिग बैंग थ्योरी से हम स्टार्ट करते हैं इसको। बिग बैंग थ्योरी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने पढ़ना है कि बिग बैंग क्या थी, ये कैसे हुआ था, ये कैसे जनाब धमाका हुआ, एक्सप्लोजन कैसे हुआ था, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है। ये सारी एक स्टोरी की तरह इंशाल्लाह ताला आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको जैसे आपको मैं सुनाने लगा हूँ, आपको स्टोरी इसी तरीके से इसको सुन के, समझ के, कंसेप्ट क्लियर करके, इसी तरीके से या अपने आईज बंद करके अपने आप को ये स्टोरी आप सुना के अगर आप सोते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये कवर हो जाएगा। अब आपने इसी तरीके से किया करना है कि जो भी लेक्चर डेली मैं किया करूँगा जीके के वाले से, आपने जैसे स्टोरी में आपको एक कड़ियाँ इसको मिला के ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपस में मिला के चीज़ों को चलेंगे। इसी तरीके से आपने ये कड़ी से कड़ी मिलाकर इनको आपस में मिलाना है, और आपने अपने आप को सारी स्टोरी सुना के फिर आपने सोया करना है। तो इंशाल्लाह ताला जीके भी आपको एक स्टोरी की तरह आपका सारे का सारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी आप बिग बैंग थ्योरी से। तो बिग बैंग थ्योरी को हम बिग हिस्ट्री भी कहते हैं। बिग हिस्ट्री मीन के बिग बैंग से लेकर आज तक जो भी आपकी हिस्ट्री बन रही है, इसको हम बिग हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है जी। अब बिग हिस्ट्री की वजह से आपने क्या बातें याद करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जी ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ये 13.8 अरब साल बनते हैं, ठीक है। बिलियन कहते हैं अरब को, बिलियन कहते हैं अरब के। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनता है आपके पास जो ना, आपने आमतौर पे जो ना आपने गिनती पढ़ी होगी, यूनिट 10 आपके पास, और उसके बाद 1000 होता है, फिर आपके पास 100,000 यानी कि लाख वगैरह, करोड़, अरब, इसमें हमने पढ़ा होता है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पूछ रहा होता है, तो ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आपके पास है यूनिट। यूनिट मीन 1, 1 के बाद आपके पास है 10, ठीक है। 10 के बाद आपके पास होता है 100, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास होता है 1000, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होता है मिलियन, क्या होता है जी, मिलियन। फिर आपके पास होता है बिलियन, फिर आपके पास होता है ट्रिलियन। अब इसको आपने किस तरह से याद करना है, जो 1 होता है ना, 1 आपके पास होता है 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है जी, 10 की पावर 0 मतलब के 1 के साथ 0 0 लगाना, मीन के 0 के 1 के साथ कोई भी 0 नहीं आएगा। उसके बाद 10 को हम कहते हैं 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 मीन के 1 के साथ 1 0। 10 100 इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 2, मीन के 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, एक के साथ 2 0 लगाएं, 1 के साथ 2 0 लगाएं। ये 1000 इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 3। 1000 को हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 3, मीन के 1 के साथ आपने 3 0 लगा दिए, 1000 बन गया। फिर आपको पता है मिलियन। मिलियन होता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मीन के 1 के साथ आपने 6 0 लगा दिए, 1 के साथ आपने 6 0 लगा दिए, आपके पास मिलियन बन गया, ठीक है। अब मिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने हज़ार होते हैं, वो यहाँ से गिन लिया करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस तरह से आप इसको जैसे आपने आम फहम में अपनी गिनती याद की होती है, तो वैसे ये आपने याद करना, मिलियन 10 की पावर 6 है। अब बिलियन फिर 10 की पावर 9 हो जाएगा, 3 3 का इजाफा करते जाएं।
फिर ट्रिलियन 10 की पावर 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। यहाँ से वो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपको बनाया जी ये 10 की पावर 6 जो है किसके बराबर होता है, ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये यहाँ से सिर्फ सिंपल एक आपने बात याद करनी है, 10 की पावर 3 आपके पास हज़ार होता है, 10 की पावर 6 आपके पास मिलियन होता है, 10 की पावर 9 आपके पास बिलियन होता है, और 10 की पावर 12 आपके पास ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन होता है। ठीक है जी, वो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, बताएं जी 10 की पावर 6 या 10 के साथ 6 जीरो लगा के कैसे बताएं जी ये किसके बराबर है, ये मिलियन है, बिलियन है, थाउजेंड है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपने बात पहले क्लियर कर लेनी है। तो ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 अरब साल पहले की बात है क्या जी, यूनिवर्स वाज अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। ये ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी सिंगल से निकला, एक चीज थी, एक कंपैक्ट चीज थी, एक ही गोला था, सारा कुछ इकट्ठा ही एक ही था। इसमें जब अब हमें जो है ना आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, गैलेक्सी, ये सन, स्टार्स वगैरह सारे अलग अलग नजर आ रहे हैं ना, तो तब ये 13.8 ईयर बिलियन अगो ईयर जो ना, ये आपके पास ये एक गोला था, ये एक सिंगुलैरिटी थी, एक बंद एक ही आपके पास है ना, ये सिंगुलैरिटी थी। ठीक है जी, फिर क्या हुआ जी, दिस सिंगुलैरिटी वाज टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। टोटल जितना आपका यूनिवर्स था ना, यूनिवर्स का सारा मास इसी सिंगुलैरिटी के अंदर ही था, सारे का सारा इसका मास जो वजन जो है इसका इसी सिंगुलैरिटी के अंदर ही था। आपने इस स्टोरी को एक स्टोरी की तरह से आपने कड़ियां मिलाकर याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएगी, अदरवाइज आपको कभी भी ये याद नहीं होगी। All the four fundamental force of nature in the singularity was in was नहीं, यहाँ पे बार आना चाहिए था, वर इन इक्विलिब्रियम, मीन के नेट फोर्स इसमें जीरो थी। अब यहाँ पे इस बात को आपने किस तरीके से जस्टिफाई करना है, क्या मतलब है, ये आपके पास सिंगुलैरिटी थी, साथ साथ आपको कवर करता जाऊँ, ये आपके पास सिंगुलैरिटी थी। ठीक है जी, इस सिंगुलैरिटी के अंदर ही सारी के सारी जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, हर चीज का जो मास था वो सारे का सारा इसी सिंगुलैरिटी के अंदर ही था। और इस सिंगुलैरिटी के अंदर 4 फोर्सेस थी, फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस थी वो इसमें मौजूद थी, लेकिन वो क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम यह है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक गाड़ी है, ये आपके पास एक गाड़ी है। ठीक है जी, इस गाड़ी को 2 बंदे इधर से धक्का लगा रहे हैं और 2 बंदे इधर से धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए गाड़ी कहाँ पे जाएगी, गाड़ी रुकी रहेगी, क्योंकि इसमें जितनी फोर्स आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लग रही है उतनी ही लेफ्ट से राइट की तरफ लग रही है। इसमें क्या मतलब है, ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इसमें नेट फोर्स जो है ना वो जीरो है। नेट फोर्स मीन के जो आखिर में हासिल होता है ना, मीन के जो फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन इधर से लग रही है, 10 न्यूटन इधर से लग रही है, तो नेट आपके पास 10 माइनस 10 जीरो आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अगर इधर से 20 न्यूटन लग रही हो और इधर से आपके पास 10 न्यूटन लग रही हो, जिसका मतलब इसकी नेट फोर्स क्या है जी, यहाँ से 20 में से 10 निकालें तो आपके पास 10 न्यूटन आपके पास आपसे राइट टू लेफ्ट ये आपके पास बच जाती है। ठीक है, तो अब आपको जो सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी के अंदर आपके पास 4 फंडामेंटल जो फोर्सेस ऑफ नेचर थी वो मौजूद थी, और वो चारों की चारों क्या थी, इक्विलिब्रियम में थी। इसलिए आपकी जो सिंगुलैरिटी थी इसमें किसी किस्म की कोई चेंज या कोई बिगाड़ नहीं था, बिल्कुल आराम से जनाब ये अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। ठीक है, अब ये जो आपके पास 2 बातें हैं ना, इन्हीं 2 बातों को आपने आज क्लियर करना है। आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर और आपके पास जो टोटल मैस ऑफ द यूनिवर्स, यही 2 चीज़ें आज आपने बड़ी डिटेल से पढ़नी है, इनको अपने माइंड में रखना है। ये जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर के दौरान आपको बहुत सी चीज़ें मुश्किल लगेंगी, बहुत मुश्किल लगेंगी, और आपका माइंड जो है ना वो आपसे कहेगा कि छोड़ो, ये छोड़ दो, ये आपसे नहीं होगा। तो अगर आप अपने माइंड की मान जाएंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, ये मेरी बैकग्राउंड नहीं है, ये फलां है, ये है, तो फिर आप हार जाएंगे। आज अपने माइंड से हारना नहीं है, 2-3 दिन बस हारना नहीं है। जैसे 2-4 लेक्चर्स आप जीके के एक स्टोरी की तरह सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, अपने ऊपर जुल्म कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको समझ आना फिर शुरू हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपका जीके भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा जीके को कवर करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, अब आपने यहाँ तक अब तक ये क्या याद की, 13.8 ईयर्स अगो यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी थी। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी। इस सिंगुलैरिटी के अंदर जनाब टोटल का टोटल मास, जितना भी यूनिवर्स का मास है वो सारे का सारा इसके अंदर था, और 4 फोर्सेस इसमें मौजूद थी। 4 फोर्सेस वो उनको 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है जी, 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की फोर्स थी वो आपके पास, इसमें 4 फोर्सेस इसमें मौजूद थी। अब वो 4 फोर्सेस कौन कौन सी थी, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरी थी आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी थी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथी थी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब यहाँ पे आपने बात क्या याद करनी है कि इन चारों फोर्सेस में से आपने याद करना है कि सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सी है। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताएं जनाब ये आपके पास सबसे मजबूत फोर्स कौन सी होती है। तो सबसे पहले नंबर वाली जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है सबसे मजबूत होती है। उसके बाद फिर आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात आती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बारी आती है, फिर आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है। तो ये आपने इनकी तरतीब इस तरह से याद करनी कि सबसे मजबूत फोर्स कौन सी है, उससे कम, उससे कम और उससे कम। ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे और भी काफ़ी फोर्सेज हैं जो इससे कमज़ोर है, लेकिन हमने यहाँ पे ये चार बेसिक फोर्सेज याद करनी है। ठीक है, अब ये चारों फोर्सेज की ये तरतीब तो आपने याद कर ली कि जनाब ये चार फोर्सेज आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये इनकी तरतीब आपने याद कर ली। अब ये फोर्सेज हैं क्या, ये फोर्सेज हैं क्या आपके पास। फर्स्ट के साथ मैंने लिखा बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात आपको ये समझ नहीं आएगी। जैसे लेक्चर नीचे की तरफ चलेगा ना तो फिर आपको मजीद ये बाइंडिंग फोर्स क्या है, फिशन रिएक्शन क्या थी और आपके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, जैसे जैसे लेक्चर आज का आगे चलेगा तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक सिर्फ आपने यही याद करनी है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जनाब जो यूनिवर्स थी एक सिंगुलैरिटी, ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी थी। इसका तमाम का तमाम यूनिवर्स का मास इसके अंदर था और इसमें चार फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर थी। सबसे स्ट्रांग इसमें आपके पास जो है ना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स थी, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स थी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, उसके बाद आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ये तो आपने बात याद कर ली। ठीक है जी, अब ये फोर्सेस की बात होगी। अब हमने बात करना है आपके पास जो ना जो मास था, जो यूनिवर्स का सारा जो मास था वो इसके अंदर था। ये जो मास होता है ना, मास आपको पता है वो मैटर से बना होता है। ये जो आपके पास मास है ना, किसी भी चीज़ का जो मास है वो आपके पास क्या जी, वो आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैटर की क्वांटिटी है। मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो मैटर क्या है जी, आपके पास एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है जी, तो जो आपके पास जो मैटर है वो आपके पास जो मास है, जो ऐसी चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है वो आपके पास मैटर है, वो आपके पास मैटर है। हर चीज दुनिया की कोई भी चीज जिसकी कोई ना कोई उसका मास है और कोई ना कोई वो जगह घेरती है कि जगह पे रखें तो नीचे से जगह वो घेर लेती है, उसको हम कहते हैं जी आपके पास मैटर है। अब मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल आपके पास एटम है। अब जो एटम के वाले से क्वेश्चन पूछेंगे, अब देखें ना आपने कड़ी के साथ कड़ी मिलानी है, बातें आपने सिर्फ वही दो याद करनी है। एक आपके पास जो फोर्सेज हैं, चार फोर्सेज आपने याद करनी है, और एक आपके पास मैटर जो है ना, मैटर मीन के जो टोटल आपका मास था जो ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी का। ठीक है जी, अब ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी का जो मास है आपको पता है मैटर से मिलकर बना है। मैटर के अंदर एटम होता है। एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर आपके पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल, वैसे तो आपके पास इसके 43 पार्टिकल आपको पता है एटम के दरियाफ्त हो चुके हैं 43, लेकिन जो आपके पास जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना वो तीन आपके पास, एक आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, अब इन यहां से आपके क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर कहते हैं प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव मीन के प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर निल, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर निल। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। और पीछे बात किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये सबसे पहले ये बात आपने याद कर ली कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। ये आपने बात याद कर ली। ये स्टोरी बात साथ साथ आपने याद करते जाना है कि अपना माइंड आपने उधर ही रखना है कि सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी के अंदर क्या कुछ था और सिंगुलैरिटी ने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, इसने फटना कैसे है, बिग बैंग कैसे होना है। ये जैसे आपको जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा, कड़ियां मिलेंगी दिमाग में, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है जी, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके वाले से आपने बातें क्या कुछ याद करने जो पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो है आपके पास, एक तो इनके ऊपर चार्ज, ठीक है, दूसरा आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, इनका मास आपने याद करना है 1.609 10⁻31 kg आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है, 1.67 10⁻27 kg आपके पास प्रोटॉन का मास है, 1.76 10⁻28 kg आपके पास जो है ना ये न्यूट्रॉन का मास है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताएं जी इनमें से सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, लाइटेस्ट कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, सबसे भारी कौन सा है। तो आपको पता है माइनस की पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम होगा। तो -31 जो ना इलेक्ट्रॉन ये सबसे आपके पास ये जो लाइटेस्ट है, सबसे हल्का जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है आपका एटम का। ठीक है जी,
उसके बाद आपके पास आपने बारी याद क्या याद करनी है, इन 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 इनके डिस्कवरर कौन है, इनको डिस्कवर किसने किया था। इलेक्ट्रॉन को जो थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन को अपने गोल्डस्टाइन ने किया था, गोल्डस्टीन भी इसको पढ़ते हैं, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने किया था। और एक या जो ना आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि जो एटम है ना, एटम का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, एटम का जो सेंटर है वो आपके पास न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी, आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और इसको आपने क्या किसना था, इसको आपने इसको जी रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है जी। तो ये आपके पास अभी तक क्या हो गया जी, आपने मैटर के अंदर जो ना एटम पढ़ा, एटम के आपने पार्टिकल्स पढ़ लिए। अब जो आपके पास पार्टिकल्स है ना, एटम के जो पार्टिकल्स हैं, एटम के जो पार्टिकल्स आपके पास है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी तादाद के ऊपर जो ना, इनकी तादाद के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जो आपके पास जो ना, इसमें प्रोटॉन की तादाद होती है ना, जो जिसमें प्रोटॉन की तादाद होती है, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद कर ली। यहां से क्वेश्चन में पूछता है कि जो एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है। तो एटॉमिक नंबर है जी, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम डिनोटेड बाय जेड। तो एटॉमिक नंबर को आपने जेड से जाहिर करना है। फिर आपने कहना है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या जी, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को मिलाकर होती है जो उसका मास नंबर होता है। किसी भी एटम का मास नंबर किसके बराबर होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिलाकर। एग्जांपल दी हुई है हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास इसका 4 है। हीलियम और हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो हीलियम का जो आपका एटॉमिक नंबर आपके पास 2 है और एटॉमिक मास इसका 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 ही है, ठीक है जी। अब देखें, अब यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास एटॉमिक नंबर है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो एटॉमिक मास है। इसका मतलब है यहां पे आपके पास अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो एटॉमिक मास आपके पास अगर 4 है तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल इसमें प्रोटॉन तो 2 हो गया ना, तो बाकी जो फर्क पड़ा वो न्यूट्रॉन की वजह से पड़ा है, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 2 हो गई, ठीक है जी। तो ये आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद ये ना आइसोटोप्स के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा नंबर, ऐसा एटम जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर मतलब कि उन दोनों के दरमियान प्रोटॉन तो एक जैसे हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के वाले से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम वगैरह, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम के वाले से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन में आपके पास एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है, ये इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है कूलम्स लॉ। कूलम लॉ क्या जी, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये यहाँ पे आना था लाइक चार्जेस रिपेल, ये थोड़ा सा मेरे से ना गलती हो गई, इसको मैं क्लियर कर लूंगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब है, आपके पास जो एक जैसे पार्टिकल है ना, एक जैसे पार्टिकल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन के दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से। मीन के प्रोटॉन से दूर भागेगा, इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा। लेकिन जो अनलाइक होते हैं, मीन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पास कूलम लॉ के वाले से भी क्वेश्चन वो पूछता है, कूलम लॉ के वाले से क्वेश्चन वो पूछता है। अब यहाँ पे आप परेशान हो रहे हो कि सर आपने जो सिंगुलैरिटी पढ़ाई थी, जो जहाँ जो आपने बिग बैंग असल में पढ़ रहे थे, तो बिग बैंग की बात तो यहाँ पे आ ही नहीं रही, आपकी तरफ को स्टोरी लेके जा रहे हैं। भाई ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ये बिग बैंग को ही समझने की स्टोरी है। जब तक ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप बिग बैंग को नहीं समझ सकेंगे, कि तब तक आपको वो याद नहीं होगी। सिर्फ लेक्चर मुकम्मल सुन लें, स्टोरी सुन लें एक दफा, ठीक है। एंड पे इंशाअल्लाह अगर आपको सारी चीज क्लियर ना समझ आई तो फिर बात कीजिएगा, ठीक है। अब बात आपने क्या कर ली कि जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं, और जो मुखालिफ सिमत के जो चार्जेस होते हैं, जो मुखालिफ चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपके पास जो न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे आपके प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं। अब अभी मैंने बात बताई कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं। तो इतने सारे एक न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स क्या करना चाहिए, प्रोटॉन्स को आपस में फिर रिपेल करना चाहिए, इनको एक दूसरे भागना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इनको जो न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर निकल जाना, क्योंकि आपस में ये मुखालिफ है ना, ये दफा की फोर्स है इनके दरमियान जो दूर दूर भागते हैं। लेकिन ये एक जैसे चार्जेस होने के बावजूद जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, दूसरे एक दूसरे से दूर भागते हैं,
फिर भी इनको जो एक फोर्स है जो इनको अंदर इकट्ठे बिठाए रखती है, बिल्ली और चूहे को इकट्ठा एक कमरे में बिठाए रखती है, जिनकी आपस में दुश्मनी भी बड़ी है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है जो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ के रखी हुई है, जो इनको आपस में जनाब इनको टूटने नहीं देती, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे आपके पास एक बात क्लियर होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि अब आपको बाइंडिंग फोर्स का कम समझ आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आपको पता चल गया होगा। ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, अब देखें ये आपके पास है जी, ये आपके पास है जी, आप किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। अब मैंने कूलम लॉ के मुताबिक बताया जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मुखालिफ सीमत वाले हैं, जो मुखालिफ चार्ज वाले हैं, वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कशिश करके फटाफट इसके करीब आएगा, फटाफट इसके करीब आएगा, लेकिन ये जब करीब इसके आएगा, अब इसके करीब आएगा तो अब इसमें देखें, इसमें ये इतना करीब नहीं आ सकता कि जनाब इसके साथ ये मिल ही जाए, इसमें अगर न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। अब इसमें फर्क क्या होता है, ये जो आपके पास प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास आपके पास कितना है, प्रोटॉन का मास अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, 1.67 10 टू पावर माइनस 27 और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है वो मैंने आपको बताया 1.609 10 टू पावर माइनस 31। मीन के इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल थोड़ा है, जो प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो ये जो जितना मास ज्यादा होता है उतनी उसकी फोर्स भी ज्यादा होती है। तो ये प्रोटॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये इतना खींचेगा कि इसको अपने साथ मिला नहीं सकता, क्योंकि फर्क इतना था, ये उसकी जो है ना, ये आपके पास 1.609 है, इसमें 1.67 है। तो 0.8 जो ना आपके पास पॉइंटों में सिर्फ फर्क होता है इसमें दोनों को मास में, तो यूं इसमें जो फोर्स का भी फर्क इतना ही होगा। ठीक है। तो ये जो आपके पास जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि इसको अपने साथ मिला इसके साथ जनाब बिल्कुल जो जफ्फी डाल ले, ऐसे नहीं होगा। वो क्या करेगा, इसको जो ना एक मखसूस फासले तक इसके ऊपर ये असर रखेगा और इसको अपने साथ ये इसको बांध लेगा, इसको अपने साथ ऐसे बांध लेगा, इसको अपने साथ ऐसे बांध लेगा। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ लेगा। ठीक है जी। तो ये जो एक इसका जो रेडियस बन जाएगा ना, जहां तक इस न्यूक्लियस की पावर होगी जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इसको हम कहेंगे आर्बिट। इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट। इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट कहेंगे। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो आर्बिट होता है ना, सबसे करीब आर्बिट जो होता है वो आपके पास होता है, उसको हम कहते हैं के, उसके ऊपर वाले को कहते हैं एल, इसके ऊपर वाले को कहते हैं एम, उसके ऊपर वाले को कहते हैं एन, इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो आपके पास जो न्यूक्लियस के आर्बिट्स उनके नाम क्या है जी, या उसको शेल्स भी कहते हैं। शेल्स का नाम क्या है, के एल एम एन, के एल एम एन। तो के में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। मीन के जो के आपके पास फर्स्ट शेल है, 2 × 1 का स्क्वायर आपके पास 2 आ गया, तो 2 आ गया। दूसरा आपके पास एल है, एल आपके पास दूसरा शेल है, तो 2n स्क्वायर आप करें, 2 × 2 की पावर 2, अब 4 आपके पास आ गया 8। तो टोटल आपके पास एल में 8 आएंगे, एल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एम करें, एम आपके पास तीसरा, एम 3 की पावर 2, 3 2 9 2 बार 18, तो एम में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एन में आपके पास क्या आ जाएंगे, 16 2 बार 32 आ जाएंगे। ठीक है। तो यूँ आपने ये भी आपने याद कर लिया, जो आपके पास है, ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है वो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इतना नहीं ज्यादा खींचती कि आप उसमें मर्जी हो जाए, उसको सिर्फ एक मदार के अंदर बांध लेती है। ये जो मदार के अंदर बांध लेती है ना फोर्स, ये मुखालिफ चार्जेस की वजह से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बात आती है जी आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स यह है कि जो ऐसा न्यूक्लियस जो वीक होता है, जिसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, क्या कहती है, जो इस न्यूक्लियस को तोड़ देती हैं, जो इस न्यूक्लियस को तोड़ दे। अगर तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी तो इस न्यूक्लियस को तोड़ने नहीं देंगे, उसको जकड़ के रखेंगी। लेकिन अगर ये फोर्सेस वीक हो जाए तो ये आपके पास न्यूक्लियस क्या होगा, ये टूट भी सकता है, ये न्यूक्लियस आपका टूट भी सकता है। अगर एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है, अगर बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, इस रिएक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। और इसका जो उलट होता है ना, फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे बिजली का फ्यूज होता है, हम क्या कहते हैं, फ्यूज को पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो आपकी जो ना लाइट ऑन हो जाती है। फ्यूज होता है इकट्ठा करना, मिलाना। 2 लाइटर न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस जब बना देते हैं उसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन।
ये क्या हम क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपका फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन पैदा होते हैं। ठीक है जी, तो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के वाले से वो क्वेश्चन पूछता है, बताएं जी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, वो क्या होता है, या एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में तब्दील होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो ये फिशन रिएक्शन, और आप इसको हम क्या कहते हैं जी, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपने माइंड में वो स्टोरी ही रखनी है। ठीक है, अब वो स्टोरी अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये थोड़े से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ये कंसेप्ट सारे एकदम इसमें आपने एप्लीकेबल हो जाने, अप्लाई करने हैं, तो आपको फिर समझ नहीं आनी। तो ये आपने पहले जो ना अभी हमने क्या किया जी, एक आपके पास जो ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी के अंदर आपके पास 4 फोर्सेस थी। अब 4 फोर्स और साथ इसमें क्या था, इसमें मास था, टोटल जो यूनिवर्स का मास जो इसके अंदर था। मास आपको पता है मैटर से मिलकर बनता है, मैटर एटम से मिलकर बनता है। एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, वो आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे आपके पास कोई चार्ज नहीं है, नील है। ठीक है जी, और प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किया, और आपने इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, और आपके पास जो है ना जी, ये आपके पास न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, चैडविक ने, थॉमसन ने। ठीक है, ये आपने ये क्लियर याद कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया जी, ये आपके पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दो मुखालिफ सिमत में आपस में इनकी अट्रैक्शन होती है, और एक जैसे जो प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं, ये आपके पास कूलम्स लॉ बन गया। ठीक है, अब आपके पास चूंकि जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक ही तरह के चार्ज होते हैं, लेकिन फिर भी वो बंधे रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस जो तोड़ते हैं, या दो न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, वो फ्यूजन और फिशन रिएक्शन की वजह से बनते हैं। वो उनको हम कहते हैं जी, उनको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी, ये बात यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। ठीक है जी, अगर ये बातें क्लियर हो गई तो फिर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात की। प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद हम क्या कहते हैं जी, मास नंबर कहते हैं। और दो या दो से ज्यादा ऐसे एटम्स जिनके जो ना एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो, मीन के प्रोटॉन की तादाद बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद बराबर ना हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार बने हुए हैं। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। फ्यूजन और फिजन रिएक्शन भी हो गया। अब ये केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं। ठीक है, रिएक्शन हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो ना, रिएक्टेंट कहते हैं अमल करने में, रिएक्ट करने वाले मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है फिजिकल रिएक्शन, एक होता है आपके पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हम, जो रिएक्शन हो जाता है, एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो वापस कभी भी नहीं आ सकती, वापस अपनी ओरिजिनल हालत में कभी भी वापस नहीं आ सकती। जैसे आपके पास बर्निंग ऑफ पेपर है, आप पेपर को जला देते हैं, जब पेपर को जलाते हैं तो वो दोबारा पेपर हम ठीक नहीं कर सकते, जब जल के हमें राख मिल जाती है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन के जब आयरन को जंग लग जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, फिर हम उसको दोबारा वापस अपनी असली हालत में नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब मोमबत्ती जल जाती है तो उसके अंदर जो धागा होता है वो जल के राख बन जाता है, हम उसको दोबारा धागा नहीं बना सकते। बॉइलिंग एग, जब एग बॉयल हो जाता है तो फिर उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अब हम बॉइलिंग एग को ठंडे पानी में रख के दोबारा वापस एग में, लिक्विड में नहीं ला सकते। ये आपके पास केमिकल रिएक्शन होते हैं। और फिजिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके जनाब सिर्फ फिजिकल ऊपर से रिएक्शन होते हैं, अंदर से वो वही रहते हैं, वापस आप थोड़ी देर बाद अगर हम चाहें तो उनको अपनी असली हालत में वापस ला सकते हैं। जैसे वाटर इनटू वेपर्स, जो आप पानी बुखारात में बनना तो बुखारात को थोड़ा सा ऊपर ठंडा करें, दोबारा पानी में नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल को मेल्टिंग जो है ना, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, मेल्टिंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल। जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है, जो आपके पास मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती के अंदर दो चीजें, एक आपके पास धागा और एक उसके पास बाहर जो मोम है, जो मोम पिघल के नीचे आ रही, मेल्ट होकर आ रही है ना, उसको आप दोबारा इसको इकट्ठा करके मोमबत्ती बना सकते हैं। ये आपके पास जो है ना फिजिकल रिएक्शन है। और ये इसके अंदर जो धागा है, धागा जल के राख बन के दोबारा धागा नहीं बनता, उसको हम कहते हैं जी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है जी, तो जो ना आपके पास जो आपका कैंडल है, कैंडल में दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन भी और फिजिकल रिएक्शन भी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट कुछ 2 4 10 चीजें थी। अगर आपने ये बार बार चीजें ये सुनेंगे देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें याद हो जाएंगी। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज असली जो आपके बिग बैंग की थ्योरी है ना, वो उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, उसको हमने अब स्टार्ट करना है, एक्सप्लोजन ऑफ द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का एक्सप्लोजन कैसे होगा, सिंगुलैरिटी का एक्सप्लोजन क्या क्या होगा जी। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर क्या किया, इरादा किया कि अब कायनात को मैं बनाऊंगा, अब कायनात को मैं बनाऊंगा। अब अल्लाह ताला ने क्या किया, कुन कहा कि क्या अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया आप एक क्वार्क, एक क्या बन गया जी, क्वार्क बनाया, क्वार्क। अब क्वार्क क्या है, क्वार्क भी आपके पास न्यूएस्ट, सबसे लेटेस्ट जो एटम का पार्टिकल दरियाफ्त किया गया है वो आपके पास क्वार्क है।
क्वार्क, क्वार्क, ठीक है जी। न्यूएस्ट फाउंड एलिमेंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड क्वार्क, क्वार्क, ठीक है जी। ये आपके पास क्वार्क है, ठीक है जी। अब ये जो क्वार्क था ना जी, ये जो क्वार्क था ये पैदा कैसे हुआ था? ये आपके पास जो क्वार्क है ना, ये आपके पास है जी, ये आपके पास जो क्वार्क है, क्वार्क आपके पास जो ना ये अल्लाह ताला ने कुन कहा और क्वार्क बन गया, कुन कहा और क्वार्क बन गया। ये स्पाइरल मूवमेंट भी हुई थी, जो आपकी सिंगुलैरिटी थी ना, सिंगुलैरिटी के ऐसे स्पाइरल मूवमेंट अल्लाह ताला ने इसकी की। इसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल, जो छोटा सा जो एटम का सबसे छोटा पार्टिकल आजकल नजर आया वो क्वार्क है। अल्लाह ताला ने क्वार्क को पैदा किया, क्वार्क, ठीक है जी। अब ये जो क्वार्क है ना, क्वार्क दो तरह के थे, एक आपके पास था अप क्वार्क, दूसरा आपके पास था डाउन क्वार्क। क्या था जी? डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज था वो था जी 2/3 प्लस 2/3, डाउन के ऊपर था -1/3, -1/3। अब ये जो आपके पास जो ना क्वार्क थे ना, ये क्वार्क आपस में मिले, क्वार्क आपस में मिले। जैसे आपके पास जो ना एक आपके पास जो ना अप क्वार्क 2/3, फिर आपके पास एक अप क्वार्क जो ना अप क्वार्क प्लस अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क जो -1/3, मीन के अप क्वार्क के ऊपर 2/3 चार्ज है ना, और डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 है। इन तीनों को आपस में मिलाया तो आपके पास क्या बन गया? 2/3, 2/3, 3 आपके पास एलसीएम आ गया, 2 + 2 माइनस आपके पास आ गया, आगे 1 आ गया, तो आपके पास आ गया 3/3। ये आपके काटेंगे तो आपके पास +1 आपके पास चार्ज आ गया। तो +1 चार्ज किसके ऊपर था? प्रोटॉन के ऊपर था। +1 किसके ऊपर था? प्रोटॉन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर था ना, तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिला तो एक प्रोटॉन बन गया। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिले तो न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है जी। एक डाउन क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क मिले के आपस में क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बन गया। -1/3 प्लस -1/3 आया तो उसको करें तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी फॉर्मेशन बन गई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। अब क्या हुआ? As per resultant of quark reaction, proton produce strong nuclear force captured the proton and enclose it to the nucleus, ठीक है जी। आप देखें ना, ये आप 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिला और एक प्रोटॉन आपके पास बन गया। जैसे प्रोटॉन बना था आपको पता सिंगुलैरिटी के अंदर आपके पास क्या थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मौजूद थी, उसने इसको कैप्चर कर लिया। प्रोटॉन को इकट्ठा करने का क्या होता है जी? आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज बनती हैं, ठीक है जी। इसमें आपके पास क्या बन गया जी? उसको उसने कैप्चर कर लिया। जैसे उसको कैप्चर कर लिया न्यूक्लियस के अंदर, तो ये जो आपके पास था ना ये प्रोटॉन, इसने करीब एक इलेक्ट्रॉन भी वहां से क्वार्क से जनरेट हो रहे थे, तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो वो उसके अंदर इतनी फोर्स नहीं थी कि उसको बिल्कुल अपने साथ ही अपने घर ही बुला लेता, बल्कि उसने क्या किया? इसको अपने मदार के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में घूमने शुरू हो गए तो ये आपके पास हाइड्रोजन एटम बन गया। तो ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या होता है जी? हाइड्रोजन एटम होता है। एक आपके पास ये हाइड्रोजन एटम बन गया, ये आपके पास क्या बन गया जी? हाइड्रोजन एटम ये बन गया। तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ से हाइड्रोजन एटम ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू अट्रैक्ट प्रोटॉन ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज electromagnetic force, but due to difference of mass and gravity, proton limits the electron to revolve around the nucleus. It is called gravitational force. As a result, hydrogen atom formed. Hydrogen atom has only one proton and one electron. It has no neutron. ठीक है जी। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन उसके आइसोटोप्स के अंदर फिर बन जाता है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के अंदर बन जाता है, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी? 2 हाइड्रोजन के जो एटम थे ना, छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन के जो एटम बने थे, इन दोनों आपस में मिले तो ये आपके दो प्रोटॉन वाला एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया। उसको हम कहते हैं हीलियम। इसको हम क्या कहते हैं? हीलियम। तो जो यहाँ से आप 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिले और एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। इसको हमने क्या कहना? फ्यूजन रिएक्शन। ये फ्यूज हो गए, 2 फ्यूज हुए तो आपस में क्या हुआ? ये फ्यूजन रिएक्शन हुआ। जब ये फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था फ्यूजन और फिजन रिएक्शन के दौरान क्या होता है जी? हीट खारिज होती है, हीट खारिज होती है। अब बहुत से जो क्वार्क्स थे वो आपस में बार बार जो ना क्या कर रहे थे? वो आपस में रिएक्ट करके तो उसमें जो प्रोटॉन्स बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे। प्रोटॉन्स को स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स आपस में क्या कर रही थी? कैप्चर कर रही थी। वो साथ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रहे थे, वो हाइड्रोजन एटम्स बन रहे थे। हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम्स बना रहे थे। अब ये हीलियम्स बनना शुरू हो गए तो जो हीट भी निकलनी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। जब ये हीट बहुत ज़्यादा शुरू होगी तो जनाब फिर क्या हुआ? धमाका हो गया। इस हीट की वजह से फिर क्या हो गया जी? एक धमाका हो गया। उसको हम कहते हैं जी बिग बैंग। इसको हम क्या कहते हैं जी? बिग बैंग, ठीक है। तो ये मैसिव एक्सप्लोजन बन गया, इसको हम कहते हैं बिग बैंग, ठीक है। तो ये किसकी वजह से था? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से था?
फ्यूजन रिएक्शन की वजह से था, बिग बैंग हो गया। द टर्म बिग बैंग वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड होयल। 1949 में से रेडियो ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले बिग बैंग का उसने नाम शुरू किया था। ठीक है जी। अब बिग बैंग की वजह से आपके पास क्या बन गया जी, जो वेरी वेरी हार्ड कंपैक्ट यूनिवर्स कंटेन मिलियन ऑफ गैलेक्सीज गैलेक्सीज वगैरह बन गई। अब नेक्स्ट इसकी कहानी इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे। तो आज हमने ये, वैसे आपको नजर छोटी सी नोट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए। तो सिंपली आपने ये स्टोरी आपने याद की है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास जो यूनिवर्स थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ये आपके पास एक क्या थी, ये आपके पास एक ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी थी। इस सिंगुलैरिटी के अंदर आपके पास पूरे का पूरा मास था, पूरी यूनिवर्स का मास इसके अंदर ही था, वजन उसका, और साथ इसमें 4 आपके पास फोर्सेज थी। 4 फोर्सेज आपके पास, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स थी फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स थी, नंबर 3 ग्रेविटेशन फोर्स थी, नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, नंबर 4 आपके पास क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। अब जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स था वो क्या जी, प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर जोड़ के रखती है। और आपके पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या जी, वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन करवाती है। ये या इनको तोड़ती है या इनको दो छोटे छोटे को मिलाकर बड़ा न्यूक्लियस बनाती है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके पास होते हैं जी, जो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है जी, वो ऐसी फोर्स है जो आपके पास, जो इनके मास के डिफरेंस की वजह से जहाँ पे ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, वो ग्रेविटी क्या करती है, दोनों को आपस में मिलने नहीं देती, बल्कि इनके गिर्द को रिवाल्व कराना शुरू कर देती है, राउंड करना शुरू कर देती है ऑर्बिट में। उसको शेल्स भी कहते हैं, KLMN हमने पढ़े थे, KLMN। ठीक है जी। पहले में 2, दूसरे में आपके पास 8, तीसरे में 18, 32, ये ऐसे 2 n स्क्वायर से आपने इसको याद किया था। ठीक है जी। ये आप यहाँ तक आ गए। उसके बाद जो आपके पास जो मास था, मास था टोटल का, मास आपको पता है मैटर से मिलकर बनता है। मैटर क्या है जी, आपके पास एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो आपके पास मैटर है। मैटर आपके पास एटम से मिलकर बना था। एटम के अंदर आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ये 3 उसके बेसिक पार्टिकल्स थे। एटम का जो आपके पास जो इसका जो एटम का जो आपके पास जो सेंटर था वो आपके पास न्यूक्लियस था। ठीक है जी। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन के ऊपर नील था, कोई चार्ज नहीं था। ठीक है जी। और उसके बाद इनको रदरफोर्ड, न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने किया, और आपके न्यूट्रॉन को आपने जेम्स चैडविक ने किया, थॉमसन ने किया, अपने प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। तो ये आपने इनकी डिस्कवरीज भी याद कर ली। ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या याद किया, रिएक्शन के वाले से अपने फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फिशन रिएक्शन क्या होता है, और उसमें आपके पास जो ना उसके बाद आपके पास जो ना फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक यहाँ पे होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, में आपसे बताना भूल गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो वहां से वो पूछता बताइए जी, आपको जो फ्यूजन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो फ्यूजन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर जो आपके पास जो ना एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट अंदर देना पड़ती है। जो आपके पास हीट है ना, अब्जॉर्ब करता है। ऐसा रिएक्शन जो हीट को अब्जॉर्ब करता है, वो आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास होता है जी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो आपके पास क्या होता है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फिशन और फ्यूजन दोनों रिएक्शन आपके पास जो है ना, वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी। समझ आ गई है जी। अब देखिए जो आपके पास है ना, फॉर एग्जाम्पल पानी को बुखारात में तब्दील आपने करना, तो आप क्या करेंगे, नीचे से आप क्या करेंगे, आग को जलाएंगे। अब आग आपको खुद जलाना पड़ रही है। ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसके अंदर हीट जा रही है, ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जो आपके पास फ्यूजन रिएक्शन है, दो न्यूक्लियर आपस में मिल रहे हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो हीट खारिज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। इसने बाहर से हीट नहीं ली बल्कि अपने अंदर से हीट खारिज किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। उसके बाद ये सारी चीजें जब आपने क्लियर कर ली, कूलम्ब लॉ कहता है जी, 2 मुखालिफ चार्ज जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, 2 एक जैसे चार्ज आपस में क्या कहता है जी, वो रिपेल करते हैं। ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आपने याद किया जी, हाइड्रोजन एटम कैसे बना था। अल्लाह ताला ने क्वार्क को पैदा किया था, कुन कह के। क्वार्क 2 तरह थे, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के ऊपर जमा 2/3 चार्ज था, और डाउन क्वार्क में -1/3 था। ठीक है। क्वार्क आपस में मिले, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फॉर्म हो गए। जैसे प्रोटॉन बना, प्रोटॉन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने क्या किया, कैप्चर कर लिया। जब उसने किया तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन करीब आया, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल करीब बनाने दिया, उसको रिवॉल्व कराना शुरू कर दिया। जैसे रिवॉल्व कराना शुरू हुआ था, आपके पास हाइड्रोजन एटम बन गया। जब हाइड्रोजन एटम बना तो 2 हाइड्रोजन एटम ने मिलकर हीलियम को बनाना शुरू किया। जब 2 हाइड्रोजन एटम मिले और हीलियम का एटम बना, तो फ्यूजन रिएक्शन हुआ। जब फ्यूजन रिएक्शन हुआ तो हीट खारिज हुई। तो बहुत से फ्यूजन रिएक्शन यकदम जब हुए, 3 लाख साल लगे थे, 3 लाख साल। 3 लाख साल जब लगे तो जनाब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, तो जनाब वो जो आपकी सिंगुलैरिटी थी वो टूट गई। जब वो सिंगुलैरिटी टूट गई तो आपको यूनिवर्स बन गई, उसमें स्टार्स भी बन गए, उसमें गैलेक्सीज भी बन गई, उसमें सारा कुछ बन गया। ठीक है जी। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बिग बैंग के हवाले से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं।
इंशाल्लाह ये जीके के साथ साथ जो है ना आपके पास जो है ना ये आपके पास जो ना जो एवरीडे साइंस है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के खास तौर पे ये भी साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपके कवर होते जाएंगे। ये भी आपके साथ 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 ही आपकी ये चीज़ें सारी कवर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।